हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और पढ़ाई भी बहुत अच्छी तरह से कर रहे होंगे। तो आज आप लोग के लिए टॉपिक लेके आया हूं और वो टॉपिक है आयनिक त्रिज्या। आयनिक त्रिज्या क्या होता है, ये हम जानने से पहले मैं आप लोग को ये समझाऊंगा कि आयन क्या होते हैं, उसके बारे में हम जानेंगे। उसके बाद हम आयनिक त्रिज्या के बारे में जानेंगे। टॉपिक की ओर आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोग को एक ही रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर चैनल में नए हो और चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों के पास शेयर करें। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं आप लोग को टॉपिक की ओर लेकर चलूंगा। तो चलते हैं टॉपिक की ओर। तो आज हम लोग का टॉपिक है आयन आयन आयनिक त्रिज्या। आयनिक त्रिज्या हम लोग का टॉपिक है। आयनिक त्रिज्या समझने से पहले मैं आप लोग को समझाऊंगा कि आयन क्या होता है, ताकि आयनिक त्रिज्या आप लोग को अच्छी सी समझ में आ जाए। ठीक है, तो चलते हैं। आयन क्या होता है तो सबसे पहले समझने की कोशिश करो, उसके बाद हम परिभाषा की ओर चलेंगे। ठीक है, तो जैसे कि आयन, जैसे कोई परमाणु है सोडियम, जिसकी एटॉमिक नंबर क्या होता है 11। और हम ये जानते हैं कि कोई परमाणु होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या जो होती है वो परमाणु संख्या के बराबर होता है। जैसे कि यहाँ पर एटॉमिक नंबर 11 है तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना होगा, 11 होगा, और प्रोटॉनों की संख्या भी कितना होगा, 11 होगा। उसी प्रकार जब कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन निकाल देता है, जैसे कि यहाँ से सोडियम से हम एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल देते हैं तो ये क्या होगा, सोडियम प्लस आयन में बदल जाएगा। ठीक है, हम ये जानते हैं कि कोई परमाणु जब इलेक्ट्रॉन निकालता है तो उसमें धन आवेश आती है, और जब इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती है तो इसमें कौन सा आवेश आती है, ऋणात्मक आवेश आती है, यानी कि नेगेटिव चार्ज आती है। इतनी बात हम जानते हैं। उसी प्रकार यहाँ पर जब सोडियम है जो कि एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल रहा है, जब इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है तो इसमें क्या होगा कि सोडियम में प्लस चार्ज आएगा। ठीक, जब प्लस चार्ज आ जाती है तो इसमें पहले इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना था, 11 था। जब इलेक्ट्रॉन की संख्या बाहर एक निकल जाती है तो इसमें कितना बचेगा, इलेक्ट्रॉनों की संख्या 10 बचेगी। और उसी प्रकार जब प्रोटॉन की संख्या देखते हैं तो इसमें केवल इलेक्ट्रॉन ही एक बाहर निकला है, प्रोटॉन तो नहीं निकले हैं। तो प्रोटॉन की संख्या क्या होगी, वो कितना होगी, 11 हो जाती है। उसी प्रकार जब हम देखते हैं क्लोरीन की, ठीक है, क्लोरीन जिसकी एटॉमिक नंबर कितना है 17 है, 17 है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना होगी, 17, प्रोटॉनों की संख्या 17। अब जब ये जो क्लोरीन है, क्लोरीन में एक इलेक्ट्रॉन हम जोड़ते हैं या एक इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं, एक इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगी, हम जानते हैं कि जब कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती है तो उसमें क्या होती है, ऋण आवेश आती है। ठीक है, तो यहाँ पर माइनस चार्ज आएगा। और जब इसमें पहले इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना था, 17 था, और अब एक इलेक्ट्रॉन लेती है तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या यहाँ पर हो जाती है 18, और प्रोटॉन की संख्या कितना था, 17 था, वो उतना ही रहेगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर सोडियम से एक इलेक्ट्रॉन हम बाहर निकाल रहे हैं तो उसमें क्या होती है, प्लस चार्ज आती है। और उसी प्रकार जब क्लोरीन में जब एक इलेक्ट्रॉन हम ऐड करते हैं तो उसमें नेगेटिव चार्ज आती है। तो यहाँ पर परिभाषा क्या कहता है, ध्यान से देखेंगे। जब कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन को निकालता है, ये कोई परमाणु है इलेक्ट्रॉन को निकाल रहा है या ग्रहण करता है, ये कोई परमाणु है जो कि इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है, तो उस पर एक आवेश उत्पन्न हो जाता है, धन आवेश या ऋण आवेश, कोई भी आवेश है जो कि उत्पन्न होती है
जिससे आयन कहते हैं। ठीक है, मतलब कोई परमाणु है, अगर उस परमाणु ने अगर इलेक्ट्रॉन निकालती है तो उसमें एक आवेश उत्पन्न होती है, धन आवेश या ऋण आवेश, तो उसे ही हम क्या कहते हैं, आयन कहते हैं। मतलब कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया तो उसमें ऋण आवेश आएगा, और इलेक्ट्रॉन अगर निकालता है तो उसमें धन आवेश आएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ इतनी बात बहुत ही अच्छी से क्लियर हुआ होगा। तो मैं आगे बढ़ूंगा कि आयन आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो हम आगे देखेंगे आयनिक त्रिज्या, आयनिक रेडियाई क्या होती है। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ भी पहले समझाने की कोशिश करता हूँ, फिर परिभाषा हम देखेंगे। जैसे कि कोई एटम है, परमाणु सोडियम, जिसके एटॉमिक नंबर 11 है। ठीक है, और इसकी कोई नाभिक है, और नाभिक का एक केंद्र है, और इसमें क्या है, कोश है। तो हम देखेंगे इसमें इलेक्ट्रॉन है, जैसे कि 1 इलेक्ट्रॉन हो गया, 2 हो गया पहला कोश में, फिर दूसरा कोश में 8 इलेक्ट्रॉन रखेंगे हम, 2 3 4 5 6 7 और ये 8। ठीक है, 8 9 10 और ये हो गया 11। ठीक है, अंतिम कोश में कितना इलेक्ट्रॉन है, 11 है। अब हमें अष्टक पूर्ण करना है, तो अष्टक पूर्ण कब मानेंगे हम, या तो बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन ही ना हो, या उसमें पूर्ण रूप से हो, या आधा हो, तब हम अष्टक पूर्ण मानेंगे। तो यहाँ पर जो बाह्यतम कोश है, सोडियम की जो बाह्यतम कोश है उसमें 1 इलेक्ट्रॉन है। अब इसे हम क्या करना है, अष्टक पूर्ण करना है। तो 1 है, उसमें अगर अष्टक पूर्ण करना है तो हमें 8 करने के लिए कितना, 7 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होगी। ठीक है, और जब इसे दे देंगे तो भी यहाँ पर इलेक्ट्रॉन एक भी नहीं रहेगा, तो यह अष्टक पूर्ण हो जाएगा। ठीक है, तो हमें ये सोचना है कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन देना आसान होगा कि लेना आसान होगा। ठीक है, तो मेरे ख्याल से तो क्या होगा, हम देना आसान होगा, क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन है जो कि देने में आसानी हो जाएगी, लेकिन 7 इलेक्ट्रॉनों को लाने के लिए खर्चा ज़्यादा होगी। ठीक है, तो जो आसान हो वो काम हमें करना है। तो यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन हम बाहर निकाल देते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल देंगे तो ये हो जाएगा, ये नाभिक है और एक केंद्र है, और इसके चारों ओर क्या है, कोश है जिसमें इलेक्ट्रॉन है। ये कोश होगी, यहाँ 8 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन को हम बाहर निकाल दिए हैं। ठीक है, उसी प्रकार क्लोरीन का हम जब देखते हैं, तो क्लोरीन है और इसका एक नाभिक है जिसका केंद्र यहाँ पर है, और इसके चारों ओर कोश है जिसमें हमें इलेक्ट्रॉन रखना है। तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन आएगा, यहाँ पर 8, 2 3 4 5 6 7 8 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। ठीक है, अब देखो 2 4 6 7, ये क्लोरीन है जिसकी एटॉमिक नंबर कितना होती है, 17 होती है। जब इसको हम कोशों में जब इलेक्ट्रॉन डिवाइड करते हैं तो पहला कोश में 2 इलेक्ट्रॉन, फिर दूसरा कोश में 8 इलेक्ट्रॉन, फिर तीसरा कोश में 8 इलेक्ट्रॉन हो, तब हम क्या मानेंगे कि इसमें अष्टक पूर्ण है। लेकिन यहाँ पर देखते हैं तो जो बाह्यतम कोश में है कितना इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन है। अब हमें इसको अष्टक पूर्ण करना है। ठीक है, अष्टक पूर्ण करना है, तो जो बाह्यतम कोश में है उसमें हमें कितने अष्टक पूर्ण करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, 1 इलेक्ट्रॉन को हम ला सकते हैं, या तो 7 इलेक्ट्रॉन को हम बाहर निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर हमें क्या आसान लगता है, कि देना आसान लगता है कि लेना आसान लगता है। तो यहाँ पर हमें 1 इलेक्ट्रॉन को लाना बहुत आसान हो जाएगा, किसकी तुलना में, 7 इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के तुलना में। ठीक है, तो हम यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन बाहर से लाएंगे तो ये इसका अष्टक पूर्ण हो जाएगा। ठीक है,
एक इलेक्ट्रॉन बाहर से ऐड करते हैं। ठीक है, तो अब हम परिभाषा के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे कि परिभाषा कहता है कि किसी आयन की नाभिक के केंद्र से, ये कोई आयन है, इसके नाभिक से, ये नाभिक है, नाभिक के केंद्र से अंतिम कक्षा के बाह्यतम इलेक्ट्रॉन, ये अंतिम कक्षा के बाह्यतम इलेक्ट्रॉन है, तक के बीच की दूरी को आयनिक त्रिज्या कहते हैं। मतलब ये पॉजिटिव आयन है और नेगेटिव आयन है। ठीक है, तो इसके ये जो कोई आयनिक परमाणु है और इसके नाभिक के केंद्र और ये बाह्यतम कोश के बाह्यतम इलेक्ट्रॉन के बीच के, ये जो बीच की दूरी है, इस बीच की दूरी को ही हम क्या कहते हैं? आयनिक त्रिज्या, आयनिक रेडियाई कहते हैं। ठीक है, समझ में आया? नहीं आया? समझने की कोशिश करो। माना कि कोई परमाणु की नाभिक है और उसका जो केंद्र यहाँ पर है और ये कोश है। ठीक है, कोशों में ये बाह्यतम कोश है और ये बाह्यतम कोश के जो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, ये नाभिक है, नाभिक का केंद्र है और बाह्यतम कोश की जो इलेक्ट्रॉन है, इसके बीच की जो दूरी है, इस दूरी को ही हम क्या कहते हैं? आयनिक त्रिज्या कहते हैं। आयनिक त्रिज्या या आयनिक रेडियाई कहते हैं। उम्मीद करता हूं कि आयनिक त्रिज्या क्या होती है और आयन क्या होता है, ये बातें आप बहुत अच्छी तरह से समझ गए होंगे और समझ में आया है। और वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें और अपने मित्रों के पास शेयर करें। और जाते जाते मैं एक ही रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर चैनल में नए हो और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों के पास शेयर करते रहें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, जिसमें हम देखेंगे कि आयनिक त्रिज्या के कितने प्रकार होते हैं, उसके बारे में हम जानेंगे। तब तक के लिए आप चैनल में बने रहिए। थैंक यू सो मच।